तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। साथियों, यल्टी ग्रेड की जब से भर्ती आई है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि वो योग्य हैं कि नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा 2 साल है ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो मैं फिर से सारी कॉम्बिनेशन आपको एक बार जल्दी जल्दी में बता देता हूं और उसके साथ आपको एक खुशखबरी भी देता हूं कि टीचर्स एकेडमी ने यल्टी ग्रेड जीएस और सब्जेक्ट हिंदी का संजीवनी बैच शुरू किया है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है, इस बैच का नाम संजीवनी है और आप हमें व्हाट्सएप करके सीधे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो साथियों ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप और आपको मांगना है संजीवनी बैच। तो संजीवनी बैच की शुरुआत हो चुकी है और इस बैच की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, यल्टी ग्रेड में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं वहां से, और वो टॉपिक है आप सबका काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और काव्यशास्त्र ही निर्णायक भूमिका अदा करता है कि आपका चयन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो शुरुआत किया है वो काव्यशास्त्र से ही किया है। ठीक है, चलिए। तो काव्यशास्त्र में सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, शब्दशक्ति पर चर्चा करेंगे। शब्दशक्ति दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आप देखेंगे तो कोई भी परीक्षा हो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज आप सबको जा रही है, वीडियो आप सबका चल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संजीवनी बैच में हम शुरुआत कर रहे हैं किस टॉपिक से। टॉपिक है आपका काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में आज का जो टॉपिक है जिसे हम शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए हम अपने बचपन की ओर चलें तो बचपन में भी शब्द शक्तियों का खूब प्रयोग किया जाता था और वो शब्द शक्ति का प्रयोग आपकी माताजी करते थी या फिर आपके घर वाले करते थे। कैसे करते थे, जैसे अब एक लड़का है जिसका नाम है मोनू। ठीक है, अब मोनू को 3 शब्द शक्तियों से पुकारा जाता था। बहरहाल उसका व्याकरण सम्मत कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जब मोनू को पुकारा जाता था तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते थे। पहली बार में क्या बुलाया जाता था, मोनू। दूसरे में क्या बुलाया जाता था, मोनुआ। और तीसरे में बुलाया जाता था मोनुआ रे, ऐसे बुलाया जाता था। तो जब तीसरे में बुलाया जाता था तो आप लगते थे कि अब मामला क्या हो गया, बहुत गंभीर हो गया है, अब अगर नहीं पहुंचे तो समस्या हो सकती है। यानी सबसे अंत में मोनुआ रे जब बुलाया जाता था तो बहुत ही गंभीर मसला होता था। अब यहां पर जब हम हिंदी में काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो यहां पर भी काव्यशास्त्र में एक फिल्म आई हुई थी जिसका नाम था पीके। पीके में अगर आप देखें तो उसमें भी एक शब्द प्रयोग में किया गया था, लाया गया था, जिसका अच्छा शब्द क्या था, अच्छा। तो पीके फिल्म में वो कहते हैं कि इस गोला पे आके मैं फंस गया हूं, यहां तो समझ में नहीं आता कि अच्छा भी लोग 3-4 प्रकार से बोलते हैं। उसने कहा भैया वो डीजे वाला जो है पीआरटी नौकरी में टॉप कर गया है। अच्छा, इस तरह से कहेंगे भैया कल आइएगा, भोजन है, आप
कि घर पे आप सबकी दुआओं से अच्छा 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 अच्छा। भैया मैं भी पढ़ना चाहता हूं। अब कोई बुढ़ोती में कहेंगे अच्छा तुम पढ़ोगे, तो कहने का मतलब यह है कि हम ध्वनियों के माध्यम से ही पूरी चीजों को व्याख्यायित कर देते हैं, चीजें हमारी सबके सामने निकल कर आ जाती हैं। भाषा की एक बहुत बड़ी ये ताकत है और भाषा की इसी ताकत को हम आज पढ़ेंगे शब्द शक्ति के रूप में। शब्द शक्ति के और भी ज्वलंत उदाहरण हैं। आप थोड़ा सा अपने गांव घर में, ज्यादा नहीं, बामुश्किलन लगभग 3-4 साल पहले चले जाएं, तो 3-4 साल पहले आपके यहां पंगत में भोजन करवाया जाता था। कैसे भोजन करवाया जाता था? पंगत में भोजन करवाया जाता था। और ऐसी स्थिति में जो भोजन करवाने वाला व्यक्ति होता था उसको हम कैसे बुलाते थे? शब्द शक्ति के माध्यम से ही बुलाते थे। पानी देने वाला जो व्यक्ति होता था उस दिन उसका कुछ भी नाम रहे, उसके नाम से हम लोग नहीं बुलाते थे। पानी देने वाला जो भी व्यक्ति रहता था उसके नाम से हम सब नहीं बुलाते थे। क्या कहते थे? ए पानी। पानी वाले को हमेशा कहते ए पानी। मान लीजिए अगर कोई कचौड़ी देकर जा रहा है तो क्या बताते थे? ए कचौड़ी, यही कहते थे। कोई सब्जी दे रहा है, कोई कचौड़ी दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई भी अगर उस दौरान भोजन परोसता रहता था, सर्विंग करता रहता था, तो उसका नाम कुछ भी हो, हम उसे कैसे बुलाते थे? ए पानी। यानी उसका नाम उस दिन के लिए पानी हो जाता था, उस दिन उसका नाम कचौड़ी हो जाता था। ये सब हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। बस इसको जब हम नियमों में बांध के पढ़ेंगे तो चीजें आपकी एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा गुरुजी ये तो हम अपने जीवन में बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं, यही शब्द शक्ति है। अब मान लीजिए आपके यहां शादी पड़ी है, तिलक है, तो तिलक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना भौकाल बनाने के लिए क्या कहते हैं कि भैया जो है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सैकड़ों बंदूकें आई थी तो भैया जो है तिलक में माहौल बन गया। तो लोग क्या कहते हैं? सैकड़ों बंदूकें आई थी। अब यह भी क्या है? एक शब्द शक्ति है। क्या है ये? यह भी एक प्रकार की शब्द शक्ति है कि लोगों ने भौकाल बनाने के लिए कहा कि भैया जो है तिलक में सैकड़ों बंदूकें आई थी। यह भी एक शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो आप यहां पूरा चीज समझें कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब क्या है? शब्द शक्ति है। अब वास्तव में अगर कोई व्यक्ति दूसरे गोला से आए, दूसरी जगह से आए, उसको काव्यशास्त्र न मालूम हो, तो वह इन सब का अर्थ कैसे ग्रहण करेगा? इन सब का वो अर्थ, अब मान लीजिए कोई कह दे कि भैया आपकी दुआ से सैकड़ों बंदूकें आई थी, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको सैकड़ों बंदूकें आई थी, ठीक है। अब अगर कोई दूसरे गोला का व्यक्ति होगा तो यह सुनेगा तो वो इसका अर्थ जो है कैसे ग्रहण करेगा? इसका अर्थ वो प्रथमा में ग्रहण करेगा, इसका अर्थ वो लक्षणा में ग्रहण नहीं करेगा, इसका अर्थ वो व्यंजना में ग्रहण नहीं करेगा। यानी हम जिस भी चीज का अर्थ, जिस भी वाक्य का अर्थ सबसे पहले जिसमें ग्रहण करने का प्रयास करते हैं वह प्रथमा है, वह अग्रिमा है,
वह अभिधा है। हम पहला प्रयास वहीं करते हैं, यहीं पर माथा टेकते हैं और प्रयास करते हैं कि यह प्रतिमा है या अग्रिमा है या अभिधा है। जब यह हमको निराश कर देती है कि नहीं, इससे अर्थ नहीं मिलेगा, तब हम किसके पास जाते हैं? तब हम दूसरे शब्द शक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम लक्षणा है और कहते हैं भैया थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, अर्थ मिल नहीं पा रहा है। तो लक्षणा कहती है अच्छा अर्थ बता दें, ठीक है, लेकिन किस आधार पर बताएं? तो वो कहेगी कि हमारे पास दो आधार हैं, इन्हीं दो आधारों में किसी एक ही आधार पे मैं आपका अर्थ बता सकती हूं। ठीक है भैया बता दीजिए। तो कहेगी या तो मैं रूढ़ के आधार पर अर्थ बता सकती हूं या तो प्रयोजन के आधार पर अर्थ बता सकती हूं। अब निर्णय आपको करना है कि आप रूढ़ के आधार पर अर्थ निकालेंगे कि प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकालेंगे। अब अगर पहली शब्द शक्ति से इसका अर्थ निकालें कि सैकड़ों बंदूकें आई थीं, तो इसका मतलब होगा कि सैकड़ों बंदूकें थी जिनके छोटे छोटे पैर थे, वो मोटरसाइकिल से आई और धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ते हुए भैया के तिलक में जाके तड़ 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 बरसने लगी। तो इसका अर्थ अगर अभिधा से निकालेंगे तो सीधे सीधे अर्थ यही निकलेगा, क्योंकि अभिधा जो अर्थ देता है, अभिधा शब्द शक्ति जो अर्थ देती है, यह वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या वाचक के द्वारा देती है। तो यह वाच्यार्थ देती है। क्या देती है? वाच्यार्थ देती है, सीधे सीधे अर्थ दे दी। अब दूसरी जो है, कहीं नहीं नहीं यार ऐसा तो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी कहे होंगे, ऐसा नहीं कहे होंगे, ऐसा कहते, ऐसा कैसे कह देंगे? इसका मतलब है कोई और मामला रहा होगा, ऐसे थोड़ी कि बंदूकें चल के आई थी, इसका कुछ और मतलब होगा। कहे भैया अगर और दूसरा मतलब अगर निकालना है तो हमें कहां चलना पड़ेगा? हमें लक्ष्यार्थ पर चलना पड़ेगा, यानी क्या लक्ष्य करके उन्होंने इस बात को कहा था। कहे हां आप एकदम सही कहे गुरु। तो लक्ष्यार्थ के पास जाएंगे, लक्षणा के पास जाएंगे, तो ये क्या कहेगा? ऐसा है कि पहला अर्थवा भूल जाओ, यानी पहले अर्थ यानी मुख्य अर्थ की बाधा होगी। अब आप कहो कि हम पहला अर्थ लेके आए हैं, भैया हम इतना जानते हैं कि बंदूकों के छोटे छोटे पैर थे और उन्हीं से चल के आई थी। कहेंगे चुप, पहला अर्थ भूल जाओ, अब हमारे पास आ गए हो ना, हम है लक्षणा। कहा समझो, हमको हम है लक्षणा, अब हमसे ज्यादा 3-5 नहीं, अब अभिधा को भूल जाओ। अब जैसे वो अभिधा को भूल गए यानी मुख्यार्थ की बाधा होगी। अब जैसे मुख्यार्थ की बाधा होगी, हां आप ठीक है, अब तुम ग्रहण करो लक्ष्यार्थ किस आधार पर? भैया या तो रूढ़ से कर लो और या तो प्रयोजन से कर लो। रूढ़ से कर लो या प्रयोजन से कर लो। कहे रूढ़ी का है? कहे भैया हमारे यहां की ये रूढ़ी है, मतलब कुछ चीजों की रूढ़ी होती है कि भैया ऐसा है कि हमारे यहां मेहमान कहा जाता है। कोर्स कैसे मिलेगा? अरे व्हाट्सएप कर लो मेरे भाई, नंबर लिख लो 96 28 95 92 37, इसी पे व्हाट्सएप कर लो। तो हम लोगों के लिए हमारे लोगों के क्या है कि हम लोगों के यहां पूर्वांचल में मेहमान को नेहमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहमान। आप लोग क्या भी कहा जाता होगा, बहुत सारे लोग हैं उनके यहां क्या कहा जाता है? नेहमान। ठीक है, यहां मां का ना हो जाता है, मां का ना हो जाता, उसी वर्ग का जो है अंतिम अक्षर हो जाता है। तो मेहमान को नेहमान कहते हैं। और नेहमान में भी क्या कहते हैं? जो दामाद होता है, मेहमान में भी जो दामाद होता है, मेहमान तो कोई भी हो सकता है, मेहमान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पूर्वांचल में दामाद होते हैं, दामाद के लिए नेहमान शब्द जो है या नेहमान शब्द जो है वह रूढ़ हो गया है। तो कहे भैया मेहमान आए हैं, थोड़ा सा बढ़िया गद्दा वद्दा लगा दीजिए। तो ससुराल में बड़ा भौकाल होता है, हमेशा ऊंचा वो दिया जाता है बिस्तर और भौकाल रहता है। तो यहां पर अगर हम कहें तो पूर्वांचल में जो मेहमान शब्द है वो दामाद के लिए रूढ़ है, दामाद के लिए क्या है? रूढ़ हो गया है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब जो है लोग कहे कि ऐसा है भैया कि जल्दी जल्दी पूजा करवाइए और जो है लंबोदर को लाइए। अब एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा वहीं बैठा था, वो क्या करता है? कहता है भैया ऐसा है कि जो लंबोदर है, एक लंबोदर का मतलब अभिधा से उसने निकाला लंबा पेट।
अभिधा से उसने क्या निकाल लिया, लंबा पेट निकाल लिया, और उसने कहा कि जो भैया मुत्थू हलवाई है उन्हीं को जाओ पकड़ लाओ और बढ़िया से पूजा में उनको बैठा दो। उसने कहा पगला गए हो का, ये अभिधा से इसका अर्थ नहीं निकलेगा, मुख्यार्थ की बाधा करो। अब क्या करो, लक्षणा में आओ, लक्षार्थ पे जाओ, क्या कहने चाह रहा हूं उसको समझो। तो कहे भैया अच्छा, कहे लंबा पेट को रूढ़ि से अर्थ बताओ। तो रूढ़ि का मतलब है कि लंबोदर कहने से मतलब हमारा क्या होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पेट बहुत लंबा है, लेकिन वह व्यक्ति दुनिया में एक ही है। अगर लंबोदर कहेंगे तो केवल एक ही नाम पर रूढ़ि हो जाएगा, अर्थात लंबम उदरम यस्य सह, कौन, गणेश जी। अच्छा, तो गणेश जी की बात कर रहे थे, तो गणेश जी का अर्थ तब निकलेगा जब हम मुख्य अर्थ की बाधा करेंगे और रूढ़ि से उसका अर्थ निकालेंगे लंबा उदर या लंबा पेट। ठीक है, कहे आप समझ गए गुरु, एकदम हमको समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रयोजन से बात आई, तो प्रयोजन से बात आई तो जैसे एक फिल्म आई हुई थी, फिल्म क्या थी, वो कहते हैं एक फिल्म आई थी, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरे उसमें फिल्म था कि एक विधवा मां थी और वो अपने दोनों बच्चों के लिए क्या करती है, दोनों बच्चों के लिए वो कल्पना करती है कि मेरे राम लक्ष्मण आएंगे, या मेरे मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, दोनों पात्र याद आ रहे हैं, डायलॉग थोड़ी सी कल्पना में है कि मेरे राम लखन आएंगे, ऐसा कुछ था, मेरे राम लखन आएंगे। तो आप हो सकता है आप जानते हो तो बता दीजिए, तो क्या कहते हैं कि मेरे राम लखन आएंगे, तो यानी वो कहते हैं कि मेरे दो बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम ये कह दें, मुझसे कोई लड़ाई करे तो मैं कहें रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुमको बताता हूं, मेरा शेर आ रहा है, क्या है, चुप रहो, लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं पे तो क्या कहेंगे, मेरा शेर आ रहा है, मेरा शेर आ रहा है, अभी तुम लोगों को पटकनी देके तुम्हारा खोपड़िया चकनाचूर कर देगा। तो क्या कहेंगे, मेरा शेर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसका मुख्यार्थ से लेंगे तो क्या हो जाएगा विधा से, मतलब आपने कोई शेर पाल रखा है। अच्छा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ एकदम राइट, तो वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरह पे ये कहें कि मेरा शेर आ रहा है, तो मेरा शेर आ रहा है का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई शेर है जो पाले वाले हैं वो आ रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा शेर आ रहा है का तात्पर्य यहां क्या हो जाएगा कि मेरा वीर पुरुष, माने मेरा जो वीर है, और वो कोई पुरुष है, शेर के लिए पुरुष, या कोई कह दे रुक जा मेरी शेरनी आ रही है, अभी चीर डालेगी तुमको, तो शेरनी का मतलब शेरनी पाले रखे हैं, यानी वीर पुरुष है, या तो कोई महिला है जो बहुत वीरतापूर्ण उसके अंदर शक्तियां हैं। तो यहां पर शेर का मतलब हम प्रयोजन से अर्थ निकालेंगे कि शेर कहने का प्रयोजन यहां पर क्या है ना, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। क्लियर है? तो आपने ये देखा कि हम, और जो दोनों शब्द शक्तियां अपना हाथ खड़ा कर दे, भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं जानते क्या होगा, तब तीसरी शब्द शक्ति आती है जिसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मेट के आधार पर लिखकर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तीन शब्द शक्तियां हैं, इनके विषय में थोड़ा सा आपको परिभाषा वगैरह लिखा देते हैं। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, अर्थबोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। परिभाषा दिया है रामदहिन मिश्र ने। दूसरी परिभाषा पे चलेंगे, जिस शक्तियां
व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो, जिसे शक्तियां व्यापार के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो, वह शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा दी गई नरोत्तम स्वामी के द्वारा। शब्द शक्ति शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित व्यापार को, शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाली व्यक्त करने का व्यापार है। ये नोट करते जाएंगे, महत्वपूर्ण है। वस्तुतः वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, वस्तुतः वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार या साधन है। व्यापार या साधन है और यह परिभाषा साहित्य कोश से ली गई है। परिभाषा साहित्य कोश से ली गई है। अब यहां पर दो चीजें और समझ लीजिए कि किसने शब्द शक्ति को क्या कहा है, यह भी पूछा जाता है। तो मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने विश्वनाथ ने
शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो यहां पर ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने क्या प्रयोग किया है। अब कैसे याद रखेंगे, जब मैं काव्यशास्त्र पढ़ाता हूं तो हर एक कैरेक्टर को आपके परिवार से जोड़ देता हूं, कैरेक्टर से। अब मान लीजिए जब मम्मट हैं तो मम्मट को आपके कैरेक्टर, आपके परिवार जोड़ूंगा। मम्मट में क्या है, 2 माँ हैं, ठीक है। मम्मट में क्या है, 2 माँ है, यानी कि माता, माँ जो आपकी है, मम्मट माने माँ, और माता मह भामह, भामह माने आपके मामा हैं। तो भामा को हम जब भी पढ़ेंगे अपना मामा मान के पढ़ेंगे, और मम्मट को जब भी पढ़ेंगे अपनी मां मान के पढ़ेंगे, बस। तो देखिए, जब मम्मी हमेशा उब जाती हैं तो आपको एक समय बाद कहती कैसा बेटा तुम कुछ व्यापार कर लो, अगर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है कुछ बिजनेस कर लो, कोई दुकान रख लो। तो मम्मट यानी व्यापार के लिए, और विश्वनाथ भगवान जो है उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, तो विश्वनाथ जो है वो शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम शब्द शक्तियों को ले लेते हैं कि जो शब्द शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी शब्द शक्तियां हैं। शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ। पहली शब्द शक्ति है जिसको अभिधा कहते हैं, दूसरी को लक्षणा कहते हैं, और तीसरी को व्यंजना कहते हैं। अभिधा यह वाचक है, यह लक्षक है, और यह व्यंजक है, ठीक है। वाचक हो गई, लक्षक हो गई, व्यंजक हो गई। इसमें वाच्यार्थ या मुख्यार्थ मिलता है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ मिलता है। इसमें हमें लक्ष्यार्थ मिलता है, और यहां पर व्यंग्यार्थ मिलता है। देखिए, कुछ ऐसे भी आलोचक रहे हैं जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया था काव्यशास्त्र में। वो ये कहते थे कि भाई जो ध्वनि सिद्धांत है उसके जैसा एक सिद्धांत व्यंजना में पहले से ही निहित है, तो हमें जब व्यंजना एक शब्द शक्ति मिल रही है तो अलग से फिर हमको क्या आवश्यकता है, अलग से हमको क्या आवश्यकता है ध्वनि सिद्धांत की। तो ध्वनि और व्यंजना लगभग मिलती जुलती चीजें हैं। ये क्या करता है, व्यंग्यार्थ देता है, और ये लक्ष्यार्थ देता है। किसकी, मतलब जब अर्थ निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस लक्ष्य की तरफ देखना पड़ता है कि क्या लक्ष्य करके ये कहा गया होगा। और पहला जो है वह वाच्यार्थ और मुख्यार्थ को दिखाता है, ठीक है। अब वाचक, लक्षक और व्यंजक, इन तीनों को समझ लेते हैं कि यह है क्या। और चौथी शब्द शक्ति पहले देख लेते हैं। किसने चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की थी, तो कुमारिल भट्ट ने चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य की कल्पना की। तात्पर्य की कल्पना की जिसे मान्यता नहीं मिली।
यानी इस शब्द शक्ति को विद्वानों ने मान्यता नहीं दी। उन्होंने कितने को मान्यता दिया? केवल 3 को ही। यानी ज्यादातर विद्वानों ने 3 को ही शब्द शक्ति के रूप में स्वीकार किया। अब जो वाचक शब्द हैं, वाचक का मतलब होता है जिससे साक्षात, सांकेतिक अर्थ प्राप्त हो, वो क्या हो गया? वाचक हो गया। लक्षक, लक्षक का काम क्या है कि मुख्यार्थ से भिन्न अन्यार्थ को लक्षित करने वाला। यानी मुख्यार्थ की जब बाधा हो जाएगी तो अन्य अर्थ को ये, अन्य अर्थ की तरफ ये ले जाता है। व्यंजक, मुख्यार्थ एवं लक्षार्थ से भिन्न मुख्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ से भिन्न देखिए मुख्यार्थ हो गया और अच्छा लक्ष्यार्थ होगा यहां पर। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ को द्योतित करने वाला। ठीक है, ये 3 तरह के शब्द हो गए। अब कौन सी शब्द शक्ति जो है वो किस पर आधारित है, इसको भी देख लेते हैं। कौन सी शब्द शक्ति किस पर आधारित है? वाच्यार्थ पर आधारित कौन सी है? वाचार्थ पर आधारित वाचार पर आधारित शब्द शक्ति जो है वह अभिधा है। यानी ये संकेत पर अर्थ को प्रदान करती है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा है, जो लक्ष्य करके अर्थ को दिखाती है। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना है। तो ये 3 शब्द शक्तियां हो गई जो वाच्यार्थ पर आधारित हो गई, लक्ष्यार्थ पर आधारित हो गई और व्यंग्यार्थ पर आधारित हो गई। अब इन जो शब्द शक्तियां हैं, इन शब्द शक्तियों में सामान्य अंतर क्या हो सकता है, इन शब्द शक्तियों में उसको भी हम देखेंगे और उदाहरण के द्वारा भी समझने का हम प्रयास करेंगे।
एक अभिधा की परिभाषा ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि सब शक्तियों में अंतर क्या है। सबसे पहले अभिधा को देखेंगे। अभिधा प्रथमा, अग्रिमा, शब्द शक्ति कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले आती है, पहले में आती है या अग्रिम में आती है, इसलिए इसको प्रथमा या अग्रिमा कहा जाता है। इससे मुख्यार्थ का बोध होता है। वक्ता के कहते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यानी वक्ता ने कोई बात कही तो अपने आप अर्थ सबको मालूम चल जाता है। अभिधा का व्यापार केवल शब्दों में होता है। दोनों शब्द शक्तियों से इसका महत्व कम होता है। यानी भले ही अग्रिमा है, भले ही ये सबसे पहले आती है, लेकिन लक्षणा और व्यंजना उनका ज्यादा महत्व है। कवियों के द्वारा भी, आलोचकों के द्वारा भी अभिधा शब्द शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है। सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है व्यंजना शब्द शक्ति को, और व्यंजना के बाद लक्षणा को, और लक्षणा के बाद अभिधा को। अभिधा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ऐसा नहीं है। हां, कुछ लोगों ने अभिधा को अधिक महत्व दिया। जैसे अभिधा उत्तम काव्य है, फिर लक्षणा को और सबसे अंत में व्यंजना को रखा गया। लेकिन अब यहां पर अगर सभी आचार्यों के अनुसार एक मत पूछेंगे तो सबसे अधिक महत्व जो दिया जाता है वह व्यंजना को दिया जाता है, फिर लक्षणा को दिया जाता है और फिर अभिधा को दिया जाता है। तो अभिधा की खास बातें हम लोगों ने नोट कर लिया। सबसे पहले यह आती है सब शक्तियों में, सबसे पहले हम इसके पास जाते हैं अर्थ निकालने के लिए, इसलिए इसको अग्रिमा भी कहते हैं और इसीलिए इसको प्रथमा भी कहते हैं। दूसरी सब शक्ति लेते हैं जिसका नाम है लक्षणा। लक्षणा लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, कुछ कहती है, कुछ
छिपा लेती है। यानी ये कुछ आपके ऊपर छोड़ देती है। जैसा तुम कुछ समझो, सब हम बता ही थोड़ी देंगे। जैसे पत्नी और प्रेमिकाएं कहती हैं ना कि सब मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या समझते हो, तुम मेरे विषय में क्या जानते हो। तो यह लक्षार्थ का बोध कराती है और थोड़ा बहुत कह देगी और उसके अलावा थोड़ा बहुत छिपा लेती है। अभिधा से ज्यादा इसका महत्व है। लक्षणा व्यापार भी शब्दों में होता है, अभिधा से ज्यादा इसका महत्व है और व्यंजना से कम। यानी व्यंजना से इसका कम है और अभिधा से इसका महत्व ज्यादा है। ये हो गई आपकी लक्षणा। तीसरी शब्द शक्ति की तरफ चलते हैं जिसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या कहती है? तृतीया शक्ति है, व्यंग्यार्थ का बोध कराती है, व्यंग्यार्थ का बोध करवाती है, सब कुछ पाठकों के विवेक पर छोड़ देती है, पाठकों के विवेक पर भैया जो समझ ला तुम समझ लो, हम कुछ नहीं बताएंगे, तो ये पाठकों के विवेक पर छोड़ देती है। व्यंजना का व्यापार व्यंजना का व्यापार शब्द एवं अर्थ दोनों से है। व्यंजना का महत्व, व्यंजना का महत्व अभिधा एवं लक्षणा से ज्यादा होता है। तो अभिधा और लक्षणा दोनों से ही ज्यादा इसका महत्व होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारी सबसे पहली शब्द शक्ति है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां तक आप सबको पूरी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी कि अभिधा शब्द शक्ति प्रथमा शब्द शक्ति है, लक्षणा द्वितीया है और व्यंजना तृतीया है। अभिधा शब्द शक्ति जो है इसमें हम शब्द का व्यापार देखते हैं, लक्षणा में भी हम शब्द का व्यापार देखते हैं और तीसरी शब्द शक्ति जो है व्यंजना, उसमें शब्द और अर्थ दोनों का व्यापार होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम
चर्चा शुरू करेंगे। हमारी सबसे पहली जो शब्द शक्ति है अभिधा। ठीक है, अभिधा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं भी हमसे सवाल में पूछी जाती हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। स मुख्यो अर्थतस्त्र स मुख्यो अर्थ थोड़ा पतला कर ले, मोटा होने मिल जा रहा है। हाँ, स मुख्यो अर्थ अस्त्र, यानी वह मुख्य अर्थ को प्रतिपादित करने वाली है। मुख्यो व्यापारो अस्या, वह मुख्य। अब यहां व्यापार का मतलब कोई बिजनेस नहीं है कि वो धंधे की बात चल रही है। ठीक है, व्यापार बार बार शब्द आपको प्रयोग में आएगा। व्यापारो अस्या विधोच्यते मम्मट। अब यहां से मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, बता दिया था कि मम्मट जो है वह शब्द शक्तियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है ना। तो व्यापार से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये पूरी परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी मम्मट क्या करते हैं, आपकी माता जी आपको क्या कहती हैं कि बेटा ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा, कुछ व्यापार कर लो ना। तो व्यापार यानी मां को हम किससे जोड़कर याद करते हैं, मम्मट से। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा, अभिधेय अर्थ की बोधिका वृत्त अभिता है। अभिधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा है। यह भी मम्मट का ही है कथन। शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। कथन है आचार्य जगन्नाथ का। कथन है आचार्य जगन्नाथ का। यहां एक और महत्वपूर्ण कथन है, जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के अर्थों से पहले
पहले इसी का बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ सभी अर्थों का मुख होता है। सभी अर्थों का मुख होता है। अतः इसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं। परिभाषा मुकुल भट्ट ने अभिधावृत्त मातृका में यह परिभाषा दी है। तो काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सभी अर्थों से पहले इसी का बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ सभी अर्थों का मुख होता है, अतः इसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। हिंदी काव्याचार्यों ने भी इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। क्या दिया है? अनेकार्थ हु शब्द में एक अर्थ, अनेकार्थ हु शब्द में अनेक अर्थों में जो एक शब्द की व्यक्ति करता है वह अभिधा शब्द शक्ति है। और यह परिभाषा भिखारी दास ने कहां दिया है? काव्य निर्णय में दिया है। ठीक है। तेहि वाच्यारथ को कहे सज्जन, तेहि वाच्यारथ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। यह परिभाषा भिखारी दास ने काव्य निर्णय में दिया है। ठीक है। बाकी एक परिभाषा जो परीक्षा में पूछी जाती है, खूब ज्यादा कई बार पूछी गई, आप सब जानते होंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है, अधम व्यंजना रसविरस। रसविरस उल्टी कहत नवीन। ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। यह परिभाषा देव ने दी है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस,
उन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य कहा। तो कई बार सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया जाता है कविधा को उत्तम काव्य किसने कहा है। अर्थात उत्तम काव्य अभिधा में रहता है, इसी से रस की निष्पत्ति होती है। उत्तम काव्य अभिधा में रहता है और इसी से रस की निष्पत्ति होती है। सो अय भिसोरिव दीर्घतरो अभिधा व्यापारः। यह भी एक परिभाषा है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अभिधा सब शक्ति बाण के समान दीर्घतर होता है। बाण के समान दीर्घतर होता है। भट्टलोल्लट यह कथन है भट्टलोल्लट का, ऊपर वाले का नीचे अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा अभिधा व्यापार की कुछ परिभाषाएं। अब अभिधा सब शक्ति जो है वह कहां पाई जाती है? अभिधा सब शक्ति को हम कहां कहां रखते हैं? अभिधा के नाम क्या है देख लेते हैं। क्या क्या कहते हैं? मुख्या, प्रथमा, अग्रिमा इत्यादि जो है आपके इसके नाम हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक आचार्य हुए भट्टनायक, उन्होंने भी कुछ काम किया था। तो भट्टनायक ने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व, तीन शब्द शक्तियों की कल्पना की। ठीक है, और यहां पर एक चीज और समझने वाली है अभिधा के लिए। गुप्त जी मूलतः अभिधन के कवि हैं।
यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अभिधा के समर्थ कवि? किसका कथन है? एलटी के लिए बीएड में हिंदी चाहिए? नहीं, बीएड में हिंदी नहीं चाहिए। समर्थ कवि हैं, किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है। और अभिधा सप्तशती कहां कहां होती है और कहां नहीं होती है, इसके विषय में भी थोड़ा थोड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। या अक्षर को यह अर्थ ठीक ही या अक्षर को यह अर्थ ठीक ही ये ठहराए और जानी परे जाते सु वह अभिधा वृत्ति कहाए। अभिधा वृत्ति कहाए। कथन है रस पीयूषकर में, किसने कहा है? सोमनाथ ने कहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अभिधा सप्तशती है, यह अभिधा जो सप्तशती है, यह कहां कहां प्रयोग में आती है? तो शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी लेक्चर 2 में हम इसको बताएंगे। तो जैसे यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। इन सब जगहों पर जो उदाहरण बनते हैं, या इन शब्दों से जो उदाहरण बनते हैं, वहां पर अभिधा शक्ति होती है। तो अभिधा सप्तशती कहां होती है, कैसे उसको पहचानेंगे, उसके उदाहरण क्या क्या हैं, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। कल आपसे नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, और कल जो ये एपिसोड चलेगा वह, इसका समय आपको बता दिया जाएगा। वैसे ये कल का एपिसोड जो होगा वो रात को 8 से 10 के बीच में आपको मिलेगा, और रात में 10 बजे से 10:10 से आपको प्रैक्टिस मिलेगी एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है। तो जो मेरी क्लास आप सबको मिलेगी, या तो संडे था, वैसे जो मेरी क्लास का टाइमिंग रहेगा 8 से 10, और इधर 10 बजे से मेरी प्रैक्टिस रहेगी। यानी आप अपने आप को रात को 8 से 11 बजे तक तैयार करके रखिए कि हमारी आपकी मुलाकात रात को 8 से 11 के बीच में ही हुआ करेगी। ठीक है। तो एकदम टारगेट बना के पढ़िए, और संजीवनी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए 9628 95 92 37 इस नंबर पर। ठीक है। तो बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट छोड़िएगा। हम उस कमेंट को देख के आप सबके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।